दोस्तों रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसने न सिर्फ मेरी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। ये किताब हमें फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब सिखाती है, जो हर एक बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए था। दोस्तों इस किताब के लेसन्स आपकी सोच को बदल देंगे और आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किताब से 9 अमेजिंग लेसन्स बताने वाला हूँ। इन लेसन्स को सीखने के बाद आपको शायद इस किताब पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रॉबर्ट की रिच डैड पुअर डैड बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने रेट रेस का नाम दिया है। रेट रेस वाली फाइनेंशियल लाइफस्टाइल, जहां आप दिन रात मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो ताकि जैसे तैसे आपके घर का गुजारा हो सके, क्योंकि आपके पास कोई और सोर्स नहीं है इनकम का और आप और आपकी पूरी फैमिली बस आपकी महीने की सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो फिर ऐसे में अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके लोन कैसे पूरे होंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे जाएगा, आपके बेसिक खर्चे कैसे जाएंगे, आपका खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, इनको कौन भरेगा। और फिर ये सारे खर्चे करने के बाद तो एकदम एम्प्टी हैंड, आपकी जेब में तो कुछ नहीं बचता और आप वापस से नेक्स्ट उसी रेट रेस में लग जाते हैं जहाँ सारी दुनिया चल रही है। अब दोस्तों हमें तो ये चीज बहुत ही नॉर्मल लगती है, क्योंकि बचपन से हमें हमारे स्कूल और कॉलेज में इसी के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि जब सारी ही दुनिया रेट रेस में दौड़ रही है तो हमें भी उसी के लिए तैयार किया जाता है और हम भी बस फिर उसी में लग जाते हैं। बल्कि दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन के साथ जो चीज हमें रेट रेस से बाहर निकाल सकती है उसे तो किसी ने बताया ही नहीं। और दोस्तों वो चीज है क्या? तो वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। और यहीं पर हमें हमारा लेसन नंबर 2 मिलता है, फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि आप मुश्किल से अपने सारे बिल पे कर पाते होंगे और पैसे की किल्लत तो आपके घर में हमेशा ही रहती होगी, और इस रेट रेस से बाहर निकलने का एकमात्र सॉल्यूशन है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो यह है कि हमारी सोसाइटी तो हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही मोटिवेट करती है, पर दोस्तों जरा आप भी सोच के देखो कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी आज वो अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहते हैं और खाली फोकट फिर 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए ठोकरे खाते रहते हैं। अब उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? उन्होंने स्कूल और कॉलेज में तो बराबर पढ़ाई तो करी थी। बात यह है दोस्तों कि लाइफ की जो असली पढ़ाई थी, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन, उसे पढ़ना वो भूल गए, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर आप महीने का 10,000 कमा लो या फिर 1 लाख रुपए कमा लो, आप कभी भी उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। दोस्तों एक रिपोर्ट बताती है कि 70% लॉटरी विनर, जिसमें वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, जिनसे हम अपनी पूरी लाइफ आराम से निकाल सकते हैं, वो लोग ना अपने सारे पैसे कुछ ही सालों में खो देते हैं और फिर से गरीब हो जाते हैं। और ऐसा उनके साथ क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करने की समझ ही नहीं थी। तो दोस्तों अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो फिर आप लाखों कमा लो या हजारों, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। और अगर आपको सही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखनी है तो आपको जो चीज समझनी होगी वो है असेट वर्सेस लाइबिलिटीज का डिफरेंस। तो दोस्तों यहीं पर आता है हमारा लेसन नंबर 3, लाइबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड किताब का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है असेट और लाइबिलिटीज के फर्क को समझना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मान लो कल से आपकी नौकरी चले जाए और आपकी सैलरी आना बंद हो जाए, तो फिर आपकी जेब में पैसा कहाँ से आएगा? और मोस्टली लोगों का जवाब यहाँ पर यही रहेगा कि कहीं से नहीं, क्योंकि उनके पास कोई असेट थोड़ी ना है। नौकरी गई यानी कि पैसा आना बिल्कुल बंद। लेकिन दोस्तों जो लोग अपनी असेट को बिल्ड करने में लगे रहते हैं, उनको फायदा ये होता है कि वो चाहे काम करे या ना करे, पैसा आता रहता है। दोस्तों एक असेट तो वो होता है जो आपके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करता है, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, उसको रेंट पर दे दिया, कोई बिजनेस चला दिया जो ऑटोमेटिक चल रहा है, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी है, या ऐसी कोई भी चीज जो आपके बिना आपको रेगुलर इनकम दे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि असेट तभी काम का है जब उससे आपको रेगुलर इनकम हो बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के। और दोस्तों अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं, वो असेट बिल्ड करने पर ही तो फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो आपके लिए इनकम जनरेट नहीं करती हैं, बल्कि उल्टा आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं, तो वो होती है लाइबिलिटी। जैसे कि आपने दूसरों को दिखाने के लिए कार खरीद ली, शो ऑफ करने के लिए कार खरीद ली, आपको उसकी असल में कोई जरूरत नहीं है, आप बस से भी आ जा सकते हैं, लेकिन आपने कार खरीद ली
लेकिन दोस्तों जब आप वो कार लोगे ना तो कार सिर्फ लेना ही नहीं होता है, उसके मेंटेनेंस का खर्चा, उसके डीजल का खर्चा, इतना खर्चा हो जाता है कि वो अपनी इनकम को आधी कर देता है। तो ये कार एक तरह से अपनी लायबिलिटी बन गई। अगर यही कार वाला पैसा अपन किसी असेट में डालते जो अपने लिए और इनकम जनरेट कर सकता है तो फिर अपन उस इनकम से कार खरीद सकते थे। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो गरीब इंसान होते हैं ना उनके पास अक्सर लायबिलिटीज ही होती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उन्होंने कभी असेट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको असेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझना होगा। चलिए अब हम आते हैं लेसन नंबर 4 पर, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि खुद को सबसे पहले पे करना सीखो। दोस्तों ये वाली बात सबसे पहले रिच मैन पुअर मैन वाली बुक में बताई गई थी और रॉबर्ट इस बात को बहुत तवज्जो देते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% सेव करके अलग रख देना चाहिए, यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, अपने खुद के साथ ही देखा होगा कि जैसी लोगों की सैलरी आती है तो वो तो सबसे पहले खर्चे करने का ही सोचते हैं या फिर वो घर की यूटिलिटी पर खर्चा कर देते हैं, पर कोई भी लोग सैलरी आने के बाद खुद को पे करने का नहीं सोचते हैं, यानी कि 10% अलग से सेव करने का नहीं सोचते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कई दिन होता था जब मेरे ऊपर बिल ज्यादा होते थे और मेरी इनकम कम होती थी, तब भी मैं सबसे पहले खुद को ही पे करता हूँ, यानी कि कुछ हिस्सा हमेशा अलग रख देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप खुद को सबसे पहले पे करने लग जाओगे ना तो बाकी के खर्चे आप अपने आप ही एडजस्ट करने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज जंक फूड खाने जाते हो तो आप जंक फूड रोज खाने नहीं जाओगे क्योंकि आपके पास उतने पैसे ही नहीं बचेंगे। तो कुल मिलाकर ना आप अपने लिए डिसिप्लिन क्रिएट करते हो और जब आपकी आदत ऑटोमेटिक हो जाती है तो फिर आप बाकी के बचे 90% से खर्चा चलाना सीख जाते हो। और फिर दोस्तों जब आप 10% सेव करके उसको असेट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो 10% इनकम आपके फ्यूचर के लिए वेल्थ बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा। पैसा ही पैसा होगा। अब दोस्तों आता है लेसन नंबर 5, डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई अफोर्ड इट। दोस्तों रॉबर्ट का बचपन मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा था, जहाँ पर उनके लिए 2 प्रकार के स्कूल थे। एक था यूनियन स्कूल जहाँ गरीब परिवार के बच्चे पढ़ना चाहते थे और दूसरा था रिवर साइड स्कूल जहाँ पर अमीर परिवार के बच्चे पढ़ने आते थे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई रिवर साइड वाले स्कूल से की, लेकिन ये उनके परिवार के अमीर होने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये स्कूल उनके घर के पास में था। अब दोस्तों इस अमीरों वाले स्कूल में जाकर उन्हें असलियत का पता चला कि उनकी फैमिली असल में काफी गरीब थी। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की फैमिली के पास बड़े बड़े घर थे, प्राइवेट बीचेस पर खेलने की सुविधा थी, जबकि रॉबर्ट की फैमिली वो तो रेंट पर रहा करती थी। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात ये थी कि रिच फैमिलीज का माइंडसेट बिल्कुल अलग था। जब रॉबर्ट को कोई महंगा टॉय या फिर ट्रिप पसंद आता था तो उनके फादर जो कि टीचर थे वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब उनकी मॉम को कोई फैंसी ड्रेस पसंद आती तो भी उनके फादर मना कर देते थे कि नहीं हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट के सबसे अच्छे अमीर दोस्त माइक के फादर का अप्रोच बिल्कुल अलग था। जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता है तो उनके रिच डैड ये नहीं बोलते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। वो ये सोचते थे कि इसको वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो ऐसा क्या करें कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमाकर उनकी डिमांड्स को पूरी कर सके। इस तरह से दोस्तों रिच डैड का माइंडसेट पुअर डैड से बिल्कुल अलग था। दोस्तों ये कहानी हमें ये समझाती है कि हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेते वक्त ये सोचना चाहिए कि हम कैसे किसी भी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं और कैसे हम अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें और ग्रो करें।